आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैम। और एक जो सबसे स्पेशल चीज लगी जब मैं आपका देख रहा था पूरा डिटेल, तो मुझे जान के सुखद आश्चर्य हुआ। आप पिछले साल एक पत्रिका में पिछले साल जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था उनके बारे में आपने आलेख लिखा। और इस साल आप खुद ही एक उसके हिस्सा है। आप ये इस बात के जरिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि निरुपमा जी साहित्य लेखन के काम में भी बहुत रुचि रखती हैं और ढेर सारे किताब भी लिखा है। आप लगातार अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाती रहती है। थोड़ा सा ये लिखने पढ़ने की रुचि में भी कई सारे लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है, लेकिन जब वो शिक्षक बन गए उसके बाद टाइम नहीं निकाल पाते कुछ लिखने पढ़ने का। अमूमन आजकल कहा जाता है कि स्कूल के शिक्षक नहीं लिख पाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर के पास ज्यादा टाइम रहता है। आप कहाँ से टाइम निकालते हैं इसका? अ, समय का अभाव या फिर समय का जब जब भी हम कहते हैं कि समय का अभाव है, इसका मतलब है कि हमने अपने समय का प्रबंधन नहीं किया है। कॉलेज के शिक्षकों के पास भी आज के समय में समय नहीं है, अगर वो कहें तो, क्योंकि उनकी भी इसी तरह जो ड्यूटी आवर्स है उनके भी इतने ही हैं और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी हमसे ज़्यादा ही होती होगी, तो समय का अभाव तो वहाँ भी है। बस ये है कि हम अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं और जो जर्नल्स वगैरह की आप बात करेंगे, आलेख की बात करेंगे, तो वो एक दिन में तो होता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे आपको एक छोटी-सी रिसर्च करनी पड़ती है, तो समय लगता है और स्रोत भी चाहिए होता है। तो जो नहीं लिख पाते हैं, उनके पास 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनके पास स्रोत का अभाव होता है। वो उन चीज़ों को जुटा नहीं पाते हैं, जिनके आधार पर वो फिर आगे लिख पाएँ। और दूसरा है सबसे बड़ी बात है कि मन में ये बात आनी चाहिए कि मुझे लिखना है। ये भी एक बड़ी बात है और क्योंकि इसका जो तुरंत कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा आलेख कहीं प्रकाशित हुआ है, तो इसका कोई तुरंत बेनिफिट हमें नहीं मिल जाता है। तो ये बस शौकिया एक काम है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि हम खुद भी अद्यतन रहते हैं, क्योंकि लिखने से पहले हम पढ़ते हैं। अगर हम किसी भी विषय पर लिख रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लिखने से पहले तो उस विषय पर पढ़ेंगे। तो हम खुद भी अद्यतन होते रहते हैं और अगर आप ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बात करें, तो उसमें भी इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है कि शिक्षक जो है, वो अपने स्किल को लगातार अद्यतन करते रहें। यानी कि शिक्षक ट्रेनिंग के विषय में भी वहाँ पे काफ़ी बात की गई है। तो मैंने लिखने के क्षेत्र में तो काम किया है, मतलब आलेख वगैरह लिखे हैं। इसके साथ-साथ कुछ कविताएँ भी लिखी हैं जो कहीं-कहीं प्रकाशित भी हुई हैं। पंख में भी मेरी 3 या 4 कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। तो इस तरह लिखने का शौक रहा है मेरा अभी भी और ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग सेशंस जितनी भी होती हैं, तो जो मुझे राज्य की ओर से दी गई है ट्रेनिंग, उसको तो मैंने मतलब पूरे मन लगाकर उसको तो किया ही किया है। साथ ही साथ जहाँ पर मुझे चैलेंज लगता है कि अब ये परेशानी मेरे पास आ गई है बच्चे की, अब इसको मैं कैसे दूर करूँ या फिर मैं और क्या करूँ जिससे कि बच्चे बेहतर कर पाएँ, तो उसके लिए मैं दीक्षा या फिर स्वयं के पोर्टल से भी मैंने मतलब दीक्षा के पोर्टल से एक टीचर ऐप है, द टीचर ऐप, वहाँ के पोर्टल से मैंने कुछ कोर्सेज़ भी किए हैं, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा अपडेट रख सकूँ और कुछ अगर नया है तो उसको सीख सकूँ। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और ये शायद जो बाकी लोग जो सुन रहे हैं हमारी बातचीत, ये आपके लिए भी है एक्शन पॉइंट। सारा काम करते हुए कुछ लिखने पढ़ने या अपने जो रुचि का विषय है उसमें कुछ जरूर करिए। और सीख सकते हैं कि टाइम निकालना पड़ता है लिखने के लिए कम से कम, और आप निकाल रही हैं, ये बहुत ही यूनिक चीज है। मैं जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि निरुपमा जी न केवल मैंने जैसे कि अभी बताया कई सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, आपकी प्रकाशित हुई है। और काफी बड़े प्रकाशन। और पिछले 5 सालों की बात करें तो ये कुछ किताबें हैं जिसमें खास करके हिंदी दलित कहानियों में स्त्रियों की छवि, उसी तरह से सूचना क्रांति में हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, मन्नू भंडारी की कहानी, ऐसे तमाम विषयों पे आपने कविताएं भी बहुत सारी लिखी है। मैम कोई कविता जिसमें 2-4 पंक्तियां आपको याद हो जो आपकी सबसे फेवरेट जो आप बताना चाहें? हाँ, ज़रूर। कविताएँ दरअसल जो मैं लिखती हूँ वो ज़्यादातर श्रृंगार पे आधारित होती हैं, लेकिन कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो कि शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शिक्षा वाली कविताएँ ही सुनाती हूँ।
अम, एक कविता सुनाती हूँ शिक्षा से संबंधित। इसमें शिक्षा से नहीं, सॉरी, एक कविता सुनाती हूँ आपको। ये जो कोरोना का समय है और हम लोग जिस तरह से बंधे हैं, तो इससे संबंधित। पार्क में बेखौफ बच्चों को खेलते देखने को जी चाहता है। पड़ोसन के साथ फुर्सत में चाय पीने को जी चाहता है। मन चाहता है कि फिर ठेले पर गोलगप्पे खाऊं, बच्चे सामने बैठे और उन्हें हंसते बतियाते पढ़ाऊं। खुल जाए सारे मॉल और विंडो शॉपिंग कराऊं, मिल बांट कर खा लूं टिफिन और हंसते हुए धौल जमाऊं। फिर से लोकल ट्रेन में आने जाने को जी चाहता है, फिर से बिना मास्क के मुस्कुराने को जी चाहता है। बहुत ये लास्ट लाइन है, आजकल तो मतलब बहुत विकट हो गई है, कई बार तो पहचानना मुश्किल हो जाता है मास्क के। हाँ, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा पहला अभिवादन होता था एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, और आजकल तो नजरें पड़नी पड़ती है कि सामने कौन है। मैम, हमने आपसे बहुत सारी बातें की और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि आप बहुत तरह के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में भी ढेर सारे कार्यक्रमों में गए हैं, आपको सर्टिफिकेट्स भी, ये पूरा पूरा लिस्ट है 40 से ज़्यादा। आप कई सारे सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग, उसमें भी आप अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में गए हैं देश भर के, और काफ़ी चीज़ों में आपकी भूमिका रहती है बतौर ट्रेनर, चाहे वो डीएलएड के विद्यार्थी हो या फिर ज्ञान सेतु जो एक कार्यक्रम चलता है झारखंड में, उससे आप जुड़े हुए हैं। ऐसे तमाम चीज़ों में आपकी एक सहभागिता रहती है। कई तरह के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित विषयों में भी आपकी काफ़ी सहभागिता रहती है। मैम, कुछ छोटा-सा विषय कि ये इससे रिलेटेड आपका क्या इंटरेस्ट है और आपने अभी क्या-क्या चीज़ें किए हैं? इस तरह के जो काम होते हैं राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, तो इसमें पहला तो ये है कि जो सरकार हमें जो काम सौंपती है, राज्य सरकार, वो तो हमें करना ही है। जैसे विशेष दिवसों पर जो काम दिए जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने अपने इनिशिएटिव से किया है, उसमें ये है कि हमने एक भारतीय भाषा मंच बोकारो, एक शाखा बनाई है, और वो शाखा बनी हुई है, उसको मैंने जॉइन किया है, और उसके ज़रिए ये काम मुझे बहुत पसंद आया था कि जितनी भाषाएं हैं, जितनी भाषाओं के वक्ता संभव हो पाए थे, उन सबों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया था, और उसमें हमारी सोच ये थी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनसे हिंदी का संबंध किस प्रकार होता है, इसको हम प्रायोगिक व्यवहारिक तौर पर देख सकें। तो वो जो वक्ता थे वो क्षेत्रीय भाषा में बोलते थे, और आपको आश्चर्य होगा कि श्रोता उसको पूरे अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे। यानी कि जो अधिकांश क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हिंदी के इतने करीब है कि हम सब एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। तो वो एक कार्यक्रम मैंने भाषा मंच के सहयोग से किया था। राष्ट्रीय कवि संगम के बारे में तो मैंने बताया ही है पहले। इसके अलावा जो विभिन्न कार्यक्रम, रैली और जो भी राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम दिया जाता है करने के लिए, तो उसको मैं करती हूँ अपने विद्यालय में। मैम, 2 सवाल और हैं। एक तो पहला सवाल है कि आप बहुत तरह की यूनिक चीज़ें करती रहती हैं, अपने विद्यालय में भी बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व रहती हैं, बाहर के भी कई तरह की ट्रेनिंग्स को आप लेते रहती हैं। ये सारा काम में फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहता है आपका? और वैसे कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप मानते हैं कि हमारे लाइफ में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? आज बहुत अच्छा मौका है उनको पब्लिकली रिकॉग्नाइज़ करने का। बिल्कुल। बिना परिवार के सहयोग के तो शायद कुछ भी करना संभव नहीं होता, शायद नौकरी भी करना संभव नहीं होता। तो इसमें शुरू से बताती हूँ कि संघर्ष की प्रेरणा मुझे अपने नाना जी से मिली है। मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। वो मैथिली के प्रोफ़ेसर थे, और उन्होंने साहित्य अकादमी से भी जुड़े हुए थे, और उनके पास लगभग बहुत ज़्यादा किताबें हैं जिसको उन्होंने खरीदा, और अपनी खुद की एक लाइब्रेरी उन्होंने सेटअप की थी। और मैंने उन्हें देखा था कि जब वो रिटायर करने वाले थे, यानी कि 62 ईयर्स के अराउंड में भी वो रात को जाग कर लिखते थे, और लालटेन की लाइट की बहुत समस्या होती थी, तो लालटेन की रोशनी में वो रात को जाग कर लिखते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में जाने-अनजाने वो चीज़ मेरे दिमाग में है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं अतिरिक्त, तो आपको अतिरिक्त समय देना होगा, और वो मैंने उन्हें देखा है कि वो किस तरह से देते थे। साथ ही साथ मेरे परिवार में काफ़ी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और मेरे जो टीचर्स रहे हैं, जो शिक्षक रहे हैं, उनमें
उन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है, क्योंकि उनकी तैयारी के बिना तो मैं कहीं टिकती ही नहीं। तो जो मेरे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के कॉलेज तक के शिक्षक रहे हैं, वो सब तो हैं ही, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण को समझना, ये चीज़ मेरे प्रोफ़ेसर डॉक्टर अनूप कुमार जौराई भुवनेश्वर के प्रोफ़ेसर हैं, उनसे मैंने सीखा है। मेरे मन में शिक्षा या शिक्षक की भूमिका थी, लेकिन वो कैसे बेहतर हो सकती है, इसको मैंने उस इंस्टीट्यूशन में सीखा है, आरआई में। और विशेष तौर से अनूप सर का तो मतलब बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, साथ ही साथ सभी शिक्षकों का वहाँ का, जिन्होंने हमें एक शिक्षक के रूप में ग्रूम किया, जिसको कह सकते हैं। और हमारे अंदर ये सेंस डाला, ये भावना डाली कि आप अपना काम बहुत बेहतर कर सकते हैं और आप लगातार करते रहें। क्योंकि उनका एक वाक्य था हमेशा, अगर कुछ पूछते थे कि ये काम हुआ, तो मेरा जवाब रहता था कि सर मैं सोच रही थी या सोच रही हूँ, तो आधे वाक्य पर ही टोकते थे, सोचो मत करो। तो ये जो उनकी पंक्ति है, वो हमेशा मुझे अभी भी प्रेरणा देती है कि कोई बात अगर मन में आए और वो समाज के लिए हितकर है, तो उसको कर डालो, सोचो बाद में, पहले कर लो। तो ये चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी। और अभी तो मेरे परिवार में, जैसे कि परिवार धीरे-धीरे तो एकल हो जाता है, तो अभी जैसे मेरे पति और मेरे बच्चे हैं, तो पति का सहयोग तो है ही, और मेरा बेटा है बड़ा, बड़ा मतलब कि वो अभी क्लास 7 में है, तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और मेरी बिटिया है, बहुत छोटी है, वो तो 4 साल की होने वाली है अभी, तो वो बस ये सहयोग करती है कि मुझे तंग नहीं करती है जब काम के वक़्त में। और वो बोलती भी है कि अभी अभी मम्मी वीडियो बना रही है, अभी हल्ला मत करना। ये भी वो ज़ोर से बोलती है, लेकिन दूसरे को समझाती है, मम्मी वीडियो बना रही है, अभी हल्ला मत करना। तो सपोर्ट सबका रहा है। और साथ ही साथ मेरे जो कलीग्स रहे हैं, या फिर मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ, या इससे पहले भी मैंने जिस विद्यालय में काम किया है, तो हर एक से कुछ ना कुछ तो सीखा है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो लगभग हमारे पास अनुभव तो कम ही होता है ना, धीरे-धीरे वो बढ़ता है। और अनुभव बढ़ाने के पीछे तो जो कलीग्स हैं, उनका योगदान रहता ही है। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने विद्यार्थियों की, जिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और शिक्षक तो बिना विद्यार्थी के हो ही नहीं सकता ना। तो उन लोगों ने मुझे बहुत पॉलिश किया है। कुछ बच्चों ने मुझे चैलेंज किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, कुछ बच्चों ने मुझे और चैलेंज किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। तो इन लोगों ने मुझे धीरे-धीरे करके काफ़ी पॉलिश किया है, कह सकते हैं उसको। एक और सवाल था कि अमूमन लोग कहते हैं कि भाषा शिक्षण का जो काम है, वो सामने में बिठा के ही हो सकता है। आप या तो फिर कोई गतिविधियों के थ्रू हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ें। कोरोना क्राइसिस चल रहा है, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, आप सब बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। और एक हिंदी के शिक्षक के नाते, और जो एक कंटेंट बनाता भी है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप एंगेज भी हैं बहुत पहले, काफ़ी दिनों से, और इस कोरोना क्राइसिस में भी बहुत सारा काम करें। जो हिंदी के शिक्षक हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे या अपने अनुभव से शेयर करना चाहेंगे? कैसे एक भाषा का शिक्षक बच्चों से जुड़ा रहे, खास करके इस क्राइसिस के टाइम? देखिए, हम लोगों का काम 2-3 स्तरों पर है। पहला तो ये है कि अपने पाठ्यक्रम का ध्यान देना, लेकिन उससे पहले हमारा काम है कि बच्चे जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं, उनमें वो निपुण हो जाएँ, या कम से कम उतने पर वो रहें। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन, इन 5 कौशलों के ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो लगातार हम उनको इन चीज़ों के पीछे व्यस्त रखेंगे कि वो इनमें से कुछ, मतलब इन चीज़ों को पीछे ना छोड़ें, बल्कि इस क्षेत्र में आगे जाएँ। दूसरा, भाषा के शिक्षक का एक और दायित्व मुझे लगता है कि हम बच्चों से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि हम बातें करते हैं। बातें करने का के पीछे कारण ये है कि हमें उनकी भाषा सुधारनी है, या फिर किसी भी कहानी या कविता को पढ़ाते वक़्त हम अपने जो व्यक्तिगत जीवन के अनुभव हैं, कई बार वो भी हम कक्षा में बताते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से हमसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इस कोरोना के समय में उनकी जो मानसिकता है, अब कोई बच्चा जो खेल रहा था, वो एक कमरे में बंद है, तो मानसिकता कहीं न कहीं प्रभावित होती है। तो उस वक़्त में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक काम देना, ताकि उनका मन व्यस्त रहे और वो हमेशा सकारात्मक सोचे। तो ये सोच विकसित करना भी हम लोगों का दायित्व है। तो मुझे लगता है कि अभी पाठ्यक्रम के साथ-साथ हमें इन दोनों चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो कौशल हैं, उनसे पीछे ना जाएँ, और साथ ही साथ बच्चे की जो मनोसामाजिक स्थिति है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत काम
ज़रूर कर सकते हैं और इस सबके लिए ज़रूरी है बच्चे से संपर्क। तो हमें इस बीच में बच्चे से संपर्क नहीं तोड़ना चाहिए। व्हाट्सएप है, आप चैटिंग भी कर सकते हैं, जो बच्चे डिजिटली कनेक्टेड नहीं हैं, तो उनके जो मोबाइल फ़ोन है छोटे वाले, हम उनसे भी बात कर सकते हैं। और अब तो ख़ैर धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है, इसमें अब हम समुदाय में जाने के लायक भी होते जा रहे हैं और जो न्यू नॉर्मल जिसको बोलते हैं, उस स्थिति को भी लोग स्वीकार करने लगे हैं कि मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, आँख और मतलब जो चीज़ें हैं एसओपी के तहत उसको भी लोग स्वीकार करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो हम बच्चों से मिल भी सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें धीरे-धीरे सहज हो जाएँगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय निकाला, आपने बातचीत की। सरकारी स्कूल के प्लेटफ़ॉर्म पे हम लगातार ऐसे ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव को जान रहे हैं। कैसी लगी आपको बातचीत और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। मुझे कहीं से ये नहीं लगा कि मैं एक साक्षात्कार में बैठी हूँ। मुझे लगा कि अभिषेक रंजन जी से मैं बस बात कर रही हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिनकी मतलब जो भी इस बातचीत में शामिल हैं। तो मतलब जिसको हम एक कहते हैं कि प्री प्लान टाइप का कुछ नहीं था। ये मुझे बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छा लगा और लगा कि जैसे मैं अपने जो बीते हुए अनुभव हैं, उनको भी मैं दोबारा जी रही हूँ। तो मज़ा आया कुल मिलाकर। थैंक यू सो मच और हमारी कोशिश भी ये होती है कि अनुभव हम शेयरिंग करवाएँ और आपने कुछ जो शेयर किया है उसमें से कई सारे आइडिया भी हैं, जो नो डाउट जो इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, वो ज़रूर उसमें से कुछ न कुछ अपने लिए ले जाएँगे। हम इसी तरह से और भी कुछ शिक्षकों से मिलते रहेंगे। आपने समय दिया मैम, इसलिए आपको बहुत-बहुत आभार। आपके परिवारजनों को, स्पेशली आपके स्कूल की टीम को, आपके बच्चों को, सभी को बधाई और पुनः राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने के लिए आपको शुभकामनाएँ, बधाई। और मुझे लगता है कि अब जो समाज का एक अपेक्षा है, वो ज़्यादा और बढ़ने वाला है। उम्मीद है कि आप उन अपेक्षाओं पे खूब अच्छा काम करते हुए, हम सबको इंस्पायर करते हुए, आप इसी तरह से लगे रहेंगे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।